औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी एफएससी के ऑनलाइन सेशन के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो हमारा जनरल गैस इक्वेशन है। जो उस दिन ग्रुप बी प्रेजेंट था उसको हमने जो है वो फ़ेस टू फेस जो करवाया था वो जनरल गैस इक्वेशन थी। कुछ चीज़ें थी साथ जो एडिशनल हमने करवाई। इसी तरह आज हम मज़ीद चीज़ें जो है वो आपको करवाएंगे जो कि ग्रुप ए के बच्चे हैं। हमने सबसे पहले जिस चीज़ को डील करना है वो है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन में हमने जितने भी गैस लॉज को पढ़ा था उन सब लॉज को हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और जितने भी लॉज हम पढ़ चुके हैं उन लॉज का जो है यहाँ पे आपको एक मिक्सचर या यूँ समझ लें कंक्लूजन सा नज़र आएगा। हमने एक लॉ पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी। प्रेशर बढ़ाएं वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करें वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरह आपने दूसरा जो लॉ पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड चार्ल्स लॉ जो कि आपको ऑनलाइन सेशन में जुमे वाले दिन करवाया था। वो था वी डायरेक्टली टू टी, यानी आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरह तीसरा एक लॉ है दैट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोज लॉ जो कि वी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। मतलब वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स पे। जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जितने मॉलिक्यूल कम होंगे उतना ही वॉल्यूम क्या होगा उनका कम होगा। ये तीन लॉज थे जिनको आपने डील किया। मैं आगे इन ब्रैकेट लिख भी देता हूँ। ये पहले वाला था बॉयल्स लॉ। उसके बाद अगला आपने पढ़ा दैट इज़ कॉल्ड चार्ल्स लॉ और आपने जो थर्ड पढ़ा दैट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोज लॉ। ठीक हो गया जी। ये तीन लॉज हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता डील भी करेंगे और साथ साथ इनको चेक भी करते जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि इसको ड्राइव कैसे किया जा सकता है, जनरल गैस इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है। मसलन आपने लिया वी है। अब जो डायरेक्ट रिलेशन में है, एक तो नंबर ऑफ मोल है और दूसरा नंबर टेम्परेचर है, इनको आपने एक ही रिलेशन में लिख दिया। यानी V is directly related to the number of moles and V is also directly related to the number of directly related to the temperature। अब आपने इसको इनवर्स के साथ लिखना है दैट इज कॉल्ड P। तो आपने इन सारे V की जगह पे एक V इस्तेमाल किया और इन सब को जो है वो आपने एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये आपका जनरल सी एक इक्वेशन बनी। इस जनरल इक्वेशन को अब हम सॉल्व करके आगे लेके चलते हैं। मसलन अब हमने किस तरह इसको रिलेट करना है। हम इस तरह रिलेट करेंगे V प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके इक्वल और यहाँ पे हम लिखेंगे R इज़ अ जनरल गैस कांस्टेंट और बाकी वही रिलेशन है एन टी बाई पी आपने किया। अब करेंगे पी वी इज़ इक्वल टू, अरेंज करके हम लिख सकते हैं, फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो ये आपके पास है जनरल गैस इक्वेशन। अब P यहाँ पे डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, बाकी एक्सप्रेशन आपका एज इट इज है, आपने बस अरेंज कर दिया। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। आप इसी जनरल गैस इक्वेशन से डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जब हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी वाला कि डेंसिटी किस तरह निकाली जाती है जनरल गैस इक्वेशन की। एक्सप्रेशन यही यूज़ करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, इसे कि ये नंबर 1 कह लें। आपने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है। ये फार्मूला है मोल्स का, मैस ओवर मोलर मैस। आपने वैल्यू पुट करनी है, पी वी इज इक्वल टू एम बाई एम इंटू आर टी। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो है वो पुट की है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, मैस ओवर मोलर मैस। अब हम क्या करेंगे, एम को उठा के इधर ले आएंगे, पी वी इंटू एम विच इज इक्वल टू एम आर टी। एम यहाँ पे डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। अब पी एम एज इट इज रहने दें, वी मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड कर दें। तो ये मैस से आपने डिवाइड कर दिया, बाकी एज इट इज है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूजन अगर आपको हो रही है आप ऐसे भी इसको मेंशन कर सकते हैं, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है,
इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले की तरह भी लिख सकते हैं। मैं ऊपर वाला यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें जो है वो मज़ीद आसानी भी हो लिखने में। PM इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, मैंने ऐसे लिखा और साथ लिखा RT, लेकिन अब मुझे पता है कि मैस बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ठीक है, मैस बाय वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, PM इज इक्वल टू D इंटू RT, ये आ गया। अब यहाँ से आप आसानी से D निकाल सकते हैं, PM बाय RT हो जाएगा विच इज इक्वल टू द D दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। और आप इस एक्सप्रेशन से, जनरल गैस इक्वेशन से डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्रेशन था जनरल गैस इक्वेशन का और डेंसिटी का, जो उस दिन हमने यानी सैटरडे को क्लास के अंदर किया। आज आपको उसी चीज़ का जो है वो ऑनलाइन बताया जा रहा है, क्योंकि ग्रुप ए उस वक्त जो था प्रेजेंट नहीं था। अब इसमें एक चीज़ जो है वो कैलकुलेट करने वाली है, वो है आर की वैल्यू। अब हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें देखते हैं कि किस तरह हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 5 तरह के रिलेशंस आते हैं आर के, और डिफरेंट वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट में ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसको समझिएगा, आपने एक्सप्रेशन लिया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से अगर आप आर निकालते हैं तो फार्मूला बन जाएगा पी वी ओवर एन टी, दैट इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट आर। ये जनरल गैस कांस्टेंट आर का आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। आपने यहाँ से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अब किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ आर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी आपस में राब्ते में रहें ताकि आपको क्वेश्चंस का भी अंदाज़ा हो। तो आप इनसे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। 5 क्वेश्चंस मैंने इनको लिखवाए थे, उसी के मुताबिक आंसर जो है वो चलते आएंगे। यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं सकता, लेकिन अब ये है कि बोल दूंगा, आप बार बार इसको रिमाइंड करके सुन लें कि क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी हैं, मसलन आप पी लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक और आप वॉल्यूम लेते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आपको पता है, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। एन आपने लिया है 1 मोल, और टेम्परेचर जो आप यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रहे हैं, दैट इज़ 0 डिग्री विच इज़ आल्सो इक्वल टू 273 केल्विन। आपने ये स्टैंडर्ड कंडीशंस ली। अब इन स्टैंडर्ड कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपने इनको अब मल्टीप्लाई कराना है और देखना है कि क्या बनता है। अब आर एज इट इज़, पी और वी आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ, डिवाइड बाय एन टी, वैल्यू पुट कर दें। पी क्या है आपके पास जी, 1 ATM है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय एन आपके पास 1 मोल है, और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आपको दिया गया है 273 केल्विन। अब हमने क्या करना है, आपने यूनिट सारे साइड पे ले जाएं और जो मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें उनको साइड पे लें। 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 273, अब एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स आप लिख लें, ATM है, डेसीमीटर क्यूब है, मोल है नीचे, और साथ क्या दिया गया है, केल्विन दिया गया है। तो ये आपने यूनिट साइड पे कर दिए, नंबर साइड पे कर दिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.0821। इसका आंसर आएगा, डिवाइड करने पे यूनिट क्या बन जाएंगे, ATM डेसीमीटर क्यूब। अब ये देखें डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करते हैं पर मोल पर केल्विन, यूनिट बनेंगे पर मोल और पर केल्विन। मतलब ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इसे कहते हैं पर मोल पर केल्विन। तो एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये आपके पास आर का एक आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया जी। अब आर का जो दूसरा सवाल किया जाता है वो ये है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। MM मरकरी में जब प्रेशर हो तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी कंडीशन देखिएगा, मैं चेंज करने लगा हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रेशर जो लेना है वो 1 एटमॉस्फेरिक में नहीं लेना, बल्कि आपने लेना है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। टेम्परेचर प्रेशर जो आप लेंगे वो MM ऑफ मरकरी में आपने लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अभी एक आंसर निकाला, R इज इक्वल टू 0.0821, साथ आपने लिखा एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट आपने लिखे थे।
अब आपने क्या करना है, एटमॉस्फेरिक को जब हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करते हैं, यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई विद 760 फैक्टर। 760 से आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो आप इस वैल्यू को 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 760 करें, तो अब ATM की जगह पे जो प्रेशर आपने ATM लिया था, इसकी जगह पे मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा, mm ऑफ मरकरी। बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बाकी एज इट इज आपकी आएगी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक हो गया जी। ये आर का दूसरा आंसर जो है वो आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो जो इन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा है वो है 62.4 mm ऑफ मरकरी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये आपका दूसरा आंसर बन जाएगा आर का। यूनिट भी देखें चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। अब तीसरा इसका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज इन टॉर। जब प्रेशर टॉर में हो, आपने मिलीमीटर ऑफ मरकरी नहीं रखना, आपने टॉर रखना है। तो उस वक्त वैल्यू क्या होगी, उस वक्त वैल्यू ये होगी कि आपने सिंपल जो है ये वैल्यू लिखी 62.4, मिलीमीटर की जगह पे जस्ट टॉर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह आपने एटमॉस्फेरिक को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट किया है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टॉर दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह ATM 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, इसी तरह ATM 760 टॉर के बराबर है। तो आपका जस्ट यूनिट चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप देखें मिलीमीटर की जगह पे आपने क्या लिख दिया, टॉर लिख दिया, तो ये तीसरा यूनिट जो है वो इसका आपका बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये आपका आ जाएगा जी तीसरा, इसका यूनिट आ जाएगा, तीसरा आपने आंसर इसका निकाल लिया। अब चौथा आंसर, अब हम कोशिश करेंगे कि चौथा आंसर भी हम इसका निकालें। वो आंसर क्या है जी, अगर आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करें न्यूटन मीटर में, ठीक है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज इन न्यूटन मीटर। जब प्रेशर न्यूटन मीटर में लें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लें, तो उस वक्त आर की वैल्यू को कैलकुलेट करें। अब हम नए सिरे से इसको कैलकुलेट करके लाते हैं। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा, जिसको अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको आप समझिएगा किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन बनेगा वो आपका अभी बताया आपको कि प्रेशर आपने किस में लेना है। प्रेशर पहले आपका एटमॉस्फेरिक में था, आपने इसको लेना है न्यूटन पर मीटर में, 101325। ये आपका आ जाएगा जी आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ये किस में ले लेंगे हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर जो है वो इसको ले लिया जाएगा, ये प्रेशर बन जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक हमने नहीं लिया, अब हमने कौन सा प्रेशर लिया, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। इसी तरह आपने टेम्परेचर जो लेना है, टेम्परेचर आप लेंगे 273 केल्विन। इसी तरह आप वॉल्यूम अगर लेते हैं तो वॉल्यूम आपने लिया था 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर न्यूटन पर मीटर है, स्क्वायर है, इसलिए डेसीमीटर नहीं रहेगा। अब डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यू हैव टू डिवाइड इट विद द 1000 फर्दर। आपको इसे 1000 से मजीद डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर के मीटर क्यूब के अंदर। तो ये आपका बन जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम भी ले लिया, और मोल आपने जो लिए, मोल आपका 1 ही रहेगा, इसमें आपने चेंज नहीं लेके आना। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दें, आर के अंदर वैल्यू पुट करें। पी क्या है आपका 101325 है, और साथ यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी आपको दिया गया है 0.022414 मीटर क्यूब। इसी तरह अब आप इसको डिवाइड करें। अब डिवाइड आपने किया, नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं आपको, 1 मोल दिया गया, मल्टीप्लाइड बाय साथ आपको यहाँ पे टेम्परेचर टी दिया गया है, वो है 273 केल्विन। तो अब आपने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इसी तरह आप वैल्यूज़ इकट्ठी कर दें, यूनिट साइड पे ले जाएं। ये वैल्यूज़ हमने इकट्ठी की, और यूनिट्स को आप यहाँ से साइड पे ले गए हैं। ठीक है जी। साइड पे यूनिट लेने का मतलब ये है कि आपने इधर लिखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यूब मीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय नीचे मोल आ गया, मल्टीप्लाइड बाय साथ केल्विन आ गया। मल्टीप्लाई ना भी लिखें तब भी मतलब मल्टीप्लाई ही है।
इस पूरे का आंसर, ये जो आपने यहाँ पे आर लिखा, जो वैल्यूज ली आपने, इसका जो आंसर आएगा जो यहाँ पे अब कैलकुलेट होके निकला है वो है 8.3143, 8.3143। अब इस सारे का आंसर, ये जो वैल्यू आपने ली थी इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली जो वैल्यू थी सारी, इसका आंसर जो है वो लिखा गया। अब बाकी यूनिट आप जो है वो लिख सकते हैं, यूनिट साथ लिख लें, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय पर मोल पर केल्विन। ये आ गया जी। अब सॉल्व कर लें इसको। सॉल्व किस तरह किया जाएगा, सॉल्व करने का मेथड चेक कर लें। R इज इक्वल टू 8.3413। अब न्यूटन, अब दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई और ये पावर्स आपस में ऐड कर दें, पावर्स आपस में इनकी ऐड हो जाएंगी। तो अब ये बाकी वैल्यू वही है, ऊपर ले गए मोल को पर मोल पर केल्विन, तो आपका R बन जाएगा 8.3143। तो ये आपका आएगा न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये आपने R निकाल लिया न्यूटन मीटर के अंदर। ठीक हो गया जी, कि न्यूटन मीटर के अंदर आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी कर लिया। अच्छा, अब हम एक और चीज़ यहाँ पे डील करते हैं। एक और चीज़ हम ये डील करेंगे, आपने अब न्यूटन मीटर तो लिख लिया यहाँ पे, अब हम इसको जाउल में लेके जाना चाहते हैं। तो जाउल में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, क्या इसकी वैल्यू को जाउल में लेके जाया जा सकता है? आप इस तरह करें, न्यूटन मीटर की जगह पे जस्ट जाउल लिख दें तो ये जाउल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जगह पे जाउल भी लिखें तो ये एक और वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन जाउल्स। तो जब जाउल्स हम लेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये जाउल्स में हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि इसको आपने कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट करना है R को। जब कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, 3.143 को हम 4.18 फैक्टर से डिवाइड कर दें। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जाउल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी वही वैल्यू है। तो ये आपने वैल्यू को याद रखना है। तो अगर आपने किसी भी जाउल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना हो, यू हैव टू डिवाइड विद 4.18। ये देखिए, जाउल को मैंने कैलोरी में करना था, न्यूटन मीटर को जाउल में करें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि न्यूटन मीटर और जाउल बराबर होते हैं। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इसी तरह 1 जाउल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरीज। ठीक है, 1 जाउल जो है वो 4.18 कैलोरीज के बराबर होता है। और जब जाउल को कैलोरी में करेंगे तो 4.18 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब इसका जो आंसर बनता है, इसका आंसर अब आपका टोटल बनेगा R इज इक्वल टू 1.989 कैलोरीज पर मोल और पर केल्विन। तो ये आपका फाइनल R का जो क्राइटेरिया है ये डिसाइड हो जाएगा। और इसी तरह ये लेक्चर जो है वैल्यू ऑफ R निकालने वाला, ये हमारी जो ADS है, ADS 1, उनके लिए भी यही है। फिजिकल केमिस्ट्री जो कर रही हैं बच्चियाँ, उनके लिए भी ऐसे ही है। उनका भी एक क्वेश्चन था कि R की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो आपने इसको भी जो है ध्यान से देखना है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं FSC 1 के लिए। तो बुक में आपने जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर आपको दी गई है जी, एक अल्लाह भला करे जी, आपका एग्जांपल आपको 3 दी गई है, ये आपने खुद करनी है। 4 दी गई है, ये आपने जो है वो इनको खुद डील करना है, 4 को। और इसी तरह 5 एग्जांपल को। अगर कोई एग्जांपल समझ नहीं आती फिर आपने अलग से इसको क्लास में भी डिस्कस कर लेना है। और ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये तीनों एग्जांपल्स को सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, ये अब हम पे ना डालिए, अब आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। फार्मूलाज आपके पास हैं, इनको एक बार समझने की कोशिश करें। नहीं समझ आती, हम हाजिर हैं, बार बार पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन कोशिश एक बार ज़रूर कीजिएगा इसको। ठीक है, तभी जाके जो है होगा। और ये न्यूमेरिकल अब क्लास में डिस्कस नहीं होंगे, ये आप इनको खुद से आप प्रिपेयर करेंगे, खुद से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम इसको जो है वो डील कर सकते हैं। तो ये आपका उस दिन का लेक्चर था जो हमने सैटरडे को डील किया। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें जो है वो एडिशनल आपको करवाने वाला हूँ। तो ये A और B दोनों के लिए होंगी। और जो हम मंडे को क्लास लेंगे, जो ग्रुप A हमारे साथ आएगा, इससे आगे फिर उनको जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि अब हम क्या आगे जो है वो करने वाले हैं। अब हम जो है अगला आर्टिकल देखेंगे, जो है एवोगैड्रोस लॉ। आपको आपकी लेफ़्ट साइड पे भी नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कलर में मैंने लिखा है एवोगैड्रोस लॉ। इसको पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ भी करेंगे। डेफिनेशन हमने करनी है, एग्जांपल करनी है।
एवोगैड्रोस लॉ ये है कि एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही जो है डिसाइड करते हैं कितना वॉल्यूम होगा। आप कोई भी गैस लें, किसी भी वॉल्यूम की लें, मोलर वॉल्यूम वाली गैस लें, तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी को एवोगैड्रोस लॉ जो है वो कहा जाता है। हमने पहले भी एक्सप्रेशन पढ़ा, v इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू n, मसलन v इज़ इक्वल टू के एन हो जाएगा, और अगर k निकालना हो तो क्या होगा, v बाई n हो जाएगा। तो ये आपका एवोगैड्रोस लॉ था, मतलब नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल कम, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एवोगैड्रोस लॉ था। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। मसलन आपको कहा जाता है कि आप ले लें CH4, आपने गैस ली है, ठीक है। CH4 गैस अगर देखें तो इसका जो मैस बनता है, मसलन हम मैस अगर लें तो ये 16 ग्राम बनता है, ग्राम पर मोल, ठीक है जी। किस तरह बना, 12 जो है वो कार्बन के आगे, हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कराए तो टोटल कितना बन जाएगा इसका, 16 बन जाएगा मोलर मैस। 16 ग्राम पर मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम, यानी कितना वॉल्यूम उसका प्रेजेंट है। इसका जो वॉल्यूम हमें पता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसको आप पहले चैप्टर में डील भी करके आए। इसी तरह यही जो मोलर वॉल्यूम है ये किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। और जो एवोगैड्रोस नंबर है आपको पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है। यानी गैस का जितना मर्जी वॉल्यूम आप ले लें, या गैस का जितना मर्जी आप मैस ले लें, तो उसके अंदर एक तो मोलर वॉल्यूम प्रेजेंट होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसी को क्या कहा जाता है, एवोगैड्रोस लॉ कहा जाता है। हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मसलन आपने ले लिया जी CO2 ले लिया, कार्बन 12 आ गई, ऑक्सीजन यहाँ पे हम लेते हैं जी 16 है, और 2 ले ली यहाँ पे 12 प्लस 32, तो ये आपका बन जाएगा 44, यानी जो मैस बना वो है 44 ग्राम पर मोल। अब इसके अंदर वॉल्यूम कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एवोगैड्रोस नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है, Na प्रेजेंट है। तो एवोगैड्रोस पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एवोगैड्रोस लॉ का नाम दिया जाता है। ये तो एक सिंपल सी जनरल सी चीज़ थी, आपने डेफिनेशन करनी है और डेफिनेशन के बाद आपने इसको डील करना है। अब हम आगे जो है वो मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन आपके सामने, आपको बोर्ड पे नजर भी आ रही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 गैसेस लेते हैं। हम लेते हैं जी एक हाइड्रोजन, एक हम लेते हैं ऑक्सीजन, एक हम लेते हैं मीथेन। ये 3 गैसेस जो है वो हम डील करते हैं, और इन 3 गैसेस को देखते हैं कि कौन कौन सी, हाइड्रोजन ले ली हमने, और ऑक्सीजन ले ली, और मीथेन ले ली। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन, ये 3 गैसेस हैं, ये तीनों नॉन रिएक्टिंग है, दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। आपने इनको किसी एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिए, ये अपना प्रेशर लगा रही है, ये अपना प्रेशर लगा रही है, ये अपना प्रेशर लगा रही है। इसका प्रेशर P1 कह लें, इसका प्रेशर P2 कह लें, इसका प्रेशर P3 कह लें। अब ये जो तीनों प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। इसका जो अपना प्रेशर है पार्शियल, दैट इज P1, इसका है P2, इसका P3, इन तीनों का इंडिविजुअल और इन तीनों का सम मिल के क्या बनाएगा, टोटल प्रेशर बनाएगा। इस टोटल प्रेशर को हम क्या कहते हैं कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। और नीचे आपको एक्सप्रेशन भी नजर आ रहा होगा, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये आपने PT किया, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। हम इसको आप एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, फिर एक्सप्रेशन देखते हैं टोटल इसका क्या बनता है। आपने एक गैस ली, मसलन अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है जी। हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो यहाँ पे हमने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल 400 टॉर ले लिया। इसी तरह आपने अब अगला प्रेशर लिया जी मीथेन का, मीथेन का आपने ले लिया 500 टॉर। इसी तरह आपने ऑक्सीजन का ले लिया, दैट इज 100 टॉर। अब ये आपने इनके प्रेशर ले लिए। अब टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर जो निकलेगा वो होगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
तो हाइड्रोजन का कितना है 400, CH4 का कितना है 500 और ऑक्सीजन का कितना है 100। तो कलेक्टिवली ये कितना बन जाएगा आपका 1000 टॉर जो है वो प्रेशर टोटल बन जाएगा। तो ये आपका टोटल प्रेशर यहाँ पे निकल आएगा। अगर हम इसको इक्वेशन बेस बनाएं और इक्वेशन के तौर पे हम इसको लेके चलें, फिर देखते हैं कि आगे क्या बनता है और किस तरह हम इसको जो है वो डील कर सकते हैं। मसलन ये आगे जी PV इज इक्वल टू nRT, ये आपने लिया। अब आपने ऑब्जर्व करना है कांस्टेंट क्या क्या रहता है। वॉल्यूम जो है वो मोलर वॉल्यूम है, शुड बी केप्ट कांस्टेंट। इसी तरह R है जनरल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, उसको मैं ब्लू से ग्रीन से टिक करता हूँ। ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर भी वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट हम टर्म लेंगे। वेरी क्या क्या कर रहा है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल। यानी जारी बात है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अपने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनका प्रेशर अपना होगा। इसी तरह मीथेन के अपने नंबर ऑफ मोल हैं, उनका अपना प्रेशर होगा। इसी तरह ऑक्सीजन के अपने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनका अपना एक जो है वो प्रेशर डील किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। अगर हम लेते हैं फॉर हाइड्रोजन, क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका P हाइड्रोजन, V को नहीं छेड़ना, N फिर साथ क्या आएगा हाइड्रोजन, R को भी नहीं छेड़ना और T को भी आपने नहीं छेड़ना। तो ये आपने चीजें यहाँ पर ऐसे लिखी, ये हो गया फॉर हाइड्रोजन। इसी तरह अगर आप लेते हैं जी फॉर CH4 मीथेन के लिए आपने क्या लेना है, PCH4, V को नहीं छेड़ना, N फिर इधर आ जाएगा CH4, R और T को भी आपने नहीं छेड़ना, ये आ जाएगा जी। उसके बाद आप आगे देखें, तीसरा है फॉर, पीछे क्या बच गया ऑक्सीजन के लिए क्या होगा P ऑक्सीजन, V को नहीं छेड़ना, N इसको आप O के साथ लिखेंगे, R और T को भी आपने नहीं छेड़ना, बिकॉज V और R T क्या है, ये तीनों कांस्टेंट है। ये आपके पास एक्सप्रेशन अब बन के एक आ गया। अब हम इसको अलग अलग से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं यहाँ से रेज करता हूँ, आप देखें। सबसे पहले हम इसका सॉल्व करेंगे, जो कि आपका आ रहा है ये हाइड्रोजन का, यानी P हाइड्रोजन B इज इक्वल टू N हाइड्रोजन RT। अब आपने क्या करना है, अब कांस्टेंट आप सारे साइड पे ले जाएं, BH2 इज इक्वल टू NH2। अब क्या होगा RT बाई V, ये V मल्टीप्लाई इधर लाके आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये कांस्टेंट था, आप इसकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं H2 इज इक्वल टू NH2 और ये आपने मल्टीप्लाई करा दिया कांस्टेंट के साथ। ठीक हो गया। अब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा PH2 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू NH2। कांस्टेंट और इक्वल खत्म करें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनेगा, तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है। मसलन नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर। जितने मोल ज्यादा होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा, जितने मोल कम होंगे उतना प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। दैट इज द केस फॉर हाइड्रोजन। अब हम ले लेते हैं जी मीथेन के लिए। ऐसे ही आपको खुद असाइनमेंट के तौर पे करना चाहिए था, बार मैं कर देता हूँ, आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये CH4 R और T को आपने नहीं छेड़ा। अब इसको आपने चेंज करना है, PCH4 इज इक्वल टू NCH4 RT उसी तरह, और V लाके डिवाइड कर दिया, ये कांस्टेंट था। मीथेन का भी यही केस है, NCH4। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने एक ही वर्ड कांस्टेंट यूज किया। कांस्टेंट और इक्वल खत्म करें तो उसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। तो ये आपका बन जाएगा जी अगला एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन ये बना, एक ये बना, और आपने ऑक्सीजन वाला खुद करना है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला अब आपके जिम्मे है, ऑक्सीजन वाला आपने इसी तरह खुद से इसको ड्राइव करना है। ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम यूं करते हैं कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाते हैं टोटल वाला, ठीक है, और आप देखते हैं कि किस तरह इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, ये इक्वेशन आपके सामने है, इसी इक्वेशन से हम आगे जनरल टोटल निकालेंगे, किस तरह लिखा जा सकता है। अभी हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा, PT इज इक्वल टू P ऑफ हाइड्रोजन प्लस P ऑफ मीथेन प्लस P ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब जो आपने यहाँ पे PH2 निकाला था, PH2 कैसे निकल सकता है, ये V लाके यहाँ पे डिवाइड कर दें, ठीक, कैसे ही बन सकता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा हूँ PH2 की जगह पर, यानी इसको हम आपको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना बने। ये PH2 है, ठीक है, V इज इक्वल टू NH2 RT। अब आपने क्या किया, PH2 रहने दें इधर, NH2 RT बाई V। मसलन आपने अब जहां पे PH2 आएगा आपने ये वैल्यू लिखनी है,
तो इसी तरह यहाँ पर आप देखें PH2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, N सबस्क्रिप्ट में H2 और साथ क्या आएगा RT/V प्लस CH4 की जगह पे यहाँ पे CH4 आएगा, इधर भी क्या आ जाएगा CH4 आ जाएगा, तो PCH4 की जगह पे लिखेंगे NCH4 बाकी RT/V उसी तरह, प्लस PO2 की जगह पे लिखेंगे NO2 RT/V। ठीक हो गया, ये शॉर्ट स्टेप कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम भी फील हो रही हो, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। PH2 की बेटे वैल्यू पुट की है, PH2 की वैल्यू ये थी, ठीक है, इधर ध्यान दें, PH2 की वैल्यू ये थी, इसी तरह CH2 अगर इधर होता है CH4 इधर होगा, तो CH4 यहाँ पे PCH4 इज इक्वल टू NCH4 RT/V हो जाएगा। अगर यहाँ पे PO2 होता है तो क्या होगा NO2 RT/V हो जाएगा। अगर ये किसी को समझ ना आया तो ये बेटे बाद में क्लास के आप जो है जब ब्रेक टाइम या किसी वक्त भी पूछ सकेंगे, क्योंकि क्लास में फिर हमने आगे जो है वो बढ़ना होगा। तो अब आप देखें क्या आएगा, PT इज इक्वल टू RT/V कॉमन आ जाएगा, आप RT/V कॉमन ले लें, RT/V इज कॉमन, पीछे क्या बच गया आपका NH2 और साथ क्या है NCH4 प्लस NO2, ये आपका जी बच गया पीछे। PT इज इक्वल टू, इन तीनों की जगह पे हम लिख सकते हैं RT/V, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं NT, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आपका बनेगा, अब ये बनेगा PT इज इक्वल टू NT RT/V कर दिया हमने, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब V को वापस ले, PT इंटू V इज इक्वल टू NT RT, तो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जनरल गैस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं तो ये उसका जो है वो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो आपने इसको जो है वो बुक ही से सॉल्व करना है और ये पूरा आपने करना होगा जो बुक पे दिया गया है। कैलकुलेशन छोड़ दें, कैलकुलेशन से ऊपर ऊपर जो कुछ है आपका पेज नंबर बनेगा ये 55, जो मेरे पास बुक है वहाँ पे पेज 55 बनता है। कैलकुलेशन से ऊपर ऊपर तक आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपने वो गैद्रोज लॉ और डाल्टन्स लॉ जो है वो डील किए। ये आपका था जी एडिशनल काम। हम इंशाल्लाह जो मंडे का लेक्चर होगा हम इस पेज 55 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।